नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी पढ़ रहे थे और अक्टूबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आर्थिकी। आपको बता दूं, आर्थिकी सेगमेंट से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां क्वेश्चन ना आए। इकोनॉमिक्स से आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपने भी देखा होगा, जब एग्ज़ाम दिया होगा तो सारे क्वेश्चन जहाँ तक है करंट फॉर्म में ही रहते हैं। इसलिए आर्थिकी अगर तैयार करना हो तो करंट अफेयर्स जो भी घटनाएं हुई रहती हैं आर्थिक क्षेत्र में, सभी घटनाओं के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपने देखा होगा, आर्थिकी से जो क्वेश्चन आते हैं वो सब करंट फॉर्म में ही होते हैं। तो सीधे हम बात करेंगे भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के बारे में। केंद्रीय किसान एवं कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के चंदौली में, बहुत महत्वपूर्ण है, जब उत्तर प्रदेश की अगर आप हो और उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, कोई बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हो जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। कहाँ पे रखी गई है? चंदौली में। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा या उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, तो वह है चंदौली में। आगे बात करेंगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं। चंदौली जिला उत्तर प्रदेश के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। यहाँ की जलवायु सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त है। एक और फैक्ट बात करें जो कि जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। 50 बार यह क्वेश्चन स्टेट पीसीएस लेके सभी एग्जाम में पूछा गया है, जो वर्ष भर विभिन्न बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुकूल है। बात करेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। तो इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू किया गया था, 2014-15 में। इस योजना के तहत भारत सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के कुल व्यय का 60% वहन करती है या योगदान करती है, जिसमें 40% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया जाता है। और आप जानते ही हैं, अगर आप कई बार पढ़ रहे हैं तो जो भी मदद होती है उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों में, वह 90% का योगदान होता है केंद्र सरकार का। तो याद रखेंगे, एकीकृत बागवानी विकास मिशन का भी स्टार्ट हुआ 2014-15 में। बीच बीच में ऐसे भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए रहते हैं एग्जाम्स में। और अगर हम बात करें एकीकृत बागवानी विकास मिशन, फल सब्जी मशरूम मसालों फूल सुगंधित पौधों नारियल बांस आदि बागवानी क्षेत्र के फसलों के समग्र विकास से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा किस सन में स्टार्ट हुई थी, तो 2014-15 में यह स्टार्ट की गई। आगे बात करेंगे तरलता समायोजन सुविधा पॉलिसी। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने अपनी बैठक में तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत पॉलिसी रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40% कर दिया गया है। आपने देखा होगा, ये तो 2 महीना पे होती ही रहती है मौद्रिक नीति समिति की बैठक, हर दूसरे महीने पे। तो आज आपने देखा होगा 2-3 बार से मौद्रिक नीति समिति की जब भी बैठक हो रही है वो अपने रेपो दर को बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि महंगाई भी बढ़ती चली जाएगी। तो तरलता समायोजन पॉलिसी रेपो दर को बढ़ा दिया गया 50 आधार अंक और अब बढ़ के हो गई है 5.40%। आरबीआई ने लगातार, देखिए तीसरी बार लिखा है पॉलिसी रेट में बढ़ोतरी की है, जो मैंने आपको बताया। तो आरबीआई ने लगातार तीसरी बार पॉलिसी रेट में बढ़ाया। तो रेपो दर कितना हो गया इस समय? रेपो दर जो हो गया है वह हो गया है 5.40%। अगर पूछा कभी गया है तो रेपो दर ही पूछा गया है, और बहुत सारी दरें होती हैं नहीं पूछी जाती, लेकिन रेपो दर क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है, महंगाई से सीधे इसका संबंध होता है, तो यह पूछा जाता है रेपो दर। रेपो दर कितना है इस समय वर्तमान में? 5.40%, और हर 2 महीने में इसकी समीक्षा होती रहती है मौद्रिक नीति समिति द्वारा। और अगर हम बात करें बैंक दर कितनी है, तो वह है 5.65%। रेपो दर से हमेशा अधिक होती है बैंक दर। बस इतना याद रखना, और सिर्फ रेपो दर आपको याद रखना बस, और कुछ नहीं याद करना, याद ही नहीं होगा, इतने सारे फैक्ट हो जाते हैं। तो रेपो दर कितना है? 5.40%। उसके बाद हम बात करेंगे मौद्रिक नीति समिति, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा एग्जाम में। मौद्रिक नीति समिति के बारे में अगर हम बात करें
मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत गठित 6 सदस्यीय समिति होती है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, आरबीआई एक्ट कई बार स्टेटमेंट में आया हुआ है कि आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, याद रखेंगे आरबीआई एक्ट 1934, और उसी के द्वारा 1 अप्रैल 1935 आरबीआई का गठन हुआ था। तो याद रखेंगे आरबीआई एक्ट गठन तो ये भी पूछ लेता है, स्थापना भी, लेकिन आरबीआई एक्ट स्टेटमेंट के रूप में जब आता है तो लोगों को समझ नहीं आता है, लोग गलत कर देते हैं। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत गठित 6 सदस्यीय समिति होती है, जिसका कार्य भारत की मौद्रिक नीति के संबंध में निर्णय लेना होता है। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना 2016 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसको याद रखेंगे, किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये कभी भी पूछा जा सकता है कि मौद्रिक नीति समिति की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो उर्जित पटेल समिति जो कि आरबीआई के पूर्व में गवर्नर रह चुके हैं, उन्हीं की सिफारिश पर 2016 में हुई थी। इसमें 3 मेंबर होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, और 3 सरकार नियुक्त करती है, केंद्र सरकार। मौद्रिक नीति समिति बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, और समान मतों की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है अपना निर्णायक मत देता है। बात करेंगे आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत आवंटन को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा कर दी है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आवंटन जो होती है पैसे की, उसे 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा करती है। तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईज को ऋण प्रदान करके कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के कारण होने वाले संकट को कम करने के लिए मई 2020 में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना एक कोरोना वायरस से संबंधित, कोरोना वायरस के टाइम पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। लेकिन अभी के लिए जो महत्वपूर्ण पैकेज है, इसका जो मद होता है, इसमें जो पैसे का आवंटन होता था, वह पहले लिमिट थी 50,000 करोड़ रुपये, अब उसको बढ़ा के किया गया है 5 लाख करोड़ रुपये। सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि कितना कर दिया गया है, तो 5 लाख करोड़ कर दिया गया है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की लिमिट। इसी को याद रखेंगे। बाकी आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जब भी एमएसएमई के बारे में अगर कुछ मेंस में लिखने का आ जाए तो वहाँ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, को ऋण प्रदान करके कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन कारण होने वाले संकट को कम करने के लिए मई 2020 में शुरू हुई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। ये भी याद रखेंगे। तो जो हुई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के हिस्से के रूप में मई 2020 में शुरू की गई थी आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसकी लिमिट को जो बढ़ाया गया है, पूछा भी वही जा सकता है और कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो 5 लाख करोड़ रुपये याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच। इसमें कुछ भी नहीं हम लोग पढ़ेंगे वही जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट निकल कर आता रहता है। और एक बात कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमारे अंदर आपके और इच्छा होती है आपको पढ़ाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा है कि बहुत जगह कोचिंग किए, कुछ भी किए, प्रीलिम्स नहीं पास हो पा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा समस्या उनको करंट अफेयर्स को लेकर ही है। तो करंट अफेयर्स आपको जो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और जितना मैं IMP लगा देता हूँ या महत्वपूर्ण बोल देता हूँ, समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच को 2006 में 43 देशों के मंत्रियों ने बनाया था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। तो अगर कभी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो सिर्फ मुख्यालय पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच कब बना? 2006 में 43 देशों के मंत्रियों ने बनाया, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के भीतर एक अंतर सरकारी संगठन है। और आपको बता दूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो कि अभी हाल ही में क्या हमेशा चर्चा में रहता है।
तो उसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, OECD के अंदर ही है। आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है ऐसा कौन सा इतना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में। एक और आपको बता दे रहा हूँ फैक्ट जिससे आप वहाँ तक पहुँच सकें। 1989 में जिसकी स्थापना हुई थी, यह भी OECD के अंतर है। उसका मुख्यालय आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और उस संगठन, मुख्यालय तो मैंने बता ही दिया कि पेरिस फ्रांस में OECD के अंदर है। आपको उस संगठन का नाम बताना है जो कि जिसका मुख्यालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के अंदर है। अगला बात करेंगे GEM पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, फुल फॉर्म याद रखेंगे GEM का, जी से गवर्नमेंट, ई से ई और मार्केट प्लेस पोर्टल पर सहकारिताओं की ऑनबोर्डिंग को लॉन्च किया। सहकारिताओं की ऑनबोर्डिंग को लॉन्च किया। सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का विशेष जोर रहा है इस सरकार का, तो इसी सब के लिए सब काम किया जा रहा है। GEM पोर्टल बहुत उपयोगी साबित होगा। इसका उद्देश्य देख लीजिए, साफ साफ लिखा, सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता लाना। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है पोर्टल से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आए हुए हैं, सीधे आएगा। GEM पोर्टल संबंधित है तो सहकारिता विभाग से संबंधित है, सहकारिता से संबंधित है। GEM पोर्टल डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ एक वन लाइनर में आएगा। GEM पोर्टल हाल ही में चर्चा में रहा, संबंधित है सहकारिता से। आगे बात करेंगे। अगर हम बात करें, GEM राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीदारी पोर्टल है जो केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों की सभी खरीदारी जरूरतों के समस्त समाधान उपलब्ध कराता है। तो GEM के बारे में आप इतना भी जानते रहिए। बाकी सिर्फ इतना क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता हुआ है कि GEM पोर्टल संबंधित है तो सीधे सहकारिता विभाग संबंधित है। साझा पंजीकरण सुविधा। 5 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा माई राशन माई राइट की शुरुआत किया है। तो माई राशन माई राइट किससे संबंधित है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा है, माई राशन माई राइट। याद रखेंगे यह लाइन, माई राशन माई राइट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड वितरण करने के लिए है यह। इस रजिस्ट्रेशन सुविधा का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के आवेदन करने में सक्षम बनाना है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आ गया कि माई राशन माई राइट सामान्य पंजीकरण सुविधा का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों को शीघ्र पहचान करना है, तो माई राशन माई राइट अगर आ गया किससे संबंधित है? तो यह राशन कार्ड, राशन वितरण से संबंधित है। इतना याद रखेंगे बस। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको हम लोग गिफ्ट सिटी बोलते हैं, में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया। सीधे क्वेश्चन बनेगा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में किया गया? तो गांधीनगर या गिफ्ट सिटी में किया गया। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज को बजट 2020 में घोषित किया गया था, जो भौतिक सोने और चांदी की बिक्री करेगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को किस वर्ष के बजट में घोषणा किया गया था या घोषित किया गया था? तो बजट 2020 में इसको घोषित किया गया था। यह भी याद रखेंगे। और देखिए महत्वपूर्ण मैंने बता दिया, 2 लाइन यहाँ पे, दोनों लाइन याद रखेंगे। दोनों अगर महत्वपूर्ण बोला गया है तो दोनों जगह से समझ लीजिए प्रश्न बनने की संभावना है। अभी 2021-22 के आपने पीछे देखा होगा, 22 में ही था, आ गया था जल जीवन मिशन किस वर्ष के बजट में घोषित किया गया था? तो ऐसे क्वेश्चन निकल कर आते रहते हैं। बात करेंगे गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 2022-23 के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2022-23 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP, गन्ने के लिए याद रखेंगे FRP घोषित किया जाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को 305 रुपये प्रति क्विंटल करने हेतु मंजूरी दे दी गई है। कितना रुपए कर दिया गया है? 305 रुपये गन्ने का प्रति क्विंटल मूल्य होगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2022-23 के लिए 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का
आदेश जारी कर दिया है, फैसला किया है। तो अब गन्ने का जो मूल्य हो गया है वह हो गया 305 रुपये प्रति कुंटल, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें उचित और लाभकारी मूल्य के बारे में, उचित और लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर मिलें, चीनी मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य हैं। इससे कम किसानों को नहीं दे सकती चीनी मिलें। यही होता है उचित, एक उचित भी हो और किसानों को लाभ भी हो, इसीलिए उसका नाम रखा गया है उचित और लाभकारी मूल्य। केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्यों की घोषणा करती है जो कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर निर्धारित होते हैं तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा घोषित किया जाता है। दो नए शब्द हैं, एक है CACP या सिफारिश करता है, लेकिन एग्जाम में एक बार आ गया था घोषित कौन करता है, लोगों ने CACP लगा दिया। तो CACP कुछ नहीं करता, CACP सिर्फ एक सिफारिश करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है, या सिर्फ सिफारिश कर देता है। और अगर इसको लागू करना ना लागू करना यह डिपेंड करता है आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा यह मूल्य घोषित किए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो पूछा गया हुआ, बहुत बार पूछा गया है। तो जो CACP है उसकी स्थापना कब हुई थी 1965 में, याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में आ जाएगा, कर नहीं पाएंगे। तो 1965 में स्थापित हुआ था CACP, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल भुगतान सूचकांक 27 जुलाई 2022 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक के अनुसार डिजिटल भुगतान सितंबर 2021 के 304.46 से बढ़कर मार्च 2022 के लिए 349.30 हो गया है। यह दर्शाता है कि देश में एकीकृत भुगतान इंटरफेस द्वारा संचालित डिजिटल भुगतान में वृद्धि हो रही है। तो डिजिटल भुगतान तो भाई देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, सब्जी की दुकान तक हम लोग डिजिटल ही आजकल पेमेंट कर रहे हैं। इसे जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया। यह महत्वपूर्ण है कि डिजिटल भुगतान सूचकांक कब लॉन्च किया गया, जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। देश में भुगतान डिजिटलीकरण की अवस्था को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 को आधार वर्ष बेस प्राइस मार्च 2018 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हुए समग्र भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की थी। सिर्फ इतना याद रखें, इसका बेस प्राइस पूछा जा सकता है और जितने भी सूचकांक हैं सबके बेस प्राइस आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका है मार्च 2018 आधार वर्ष और इसे जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया। तो अभी के लिए सिर्फ एक फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि डिजिटल भुगतान सूचकांक को कब लॉन्च किया गया था, जनवरी 2021 में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि बात करेंगे। भारत को वर्ष 2021-22 में 84.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक FDI प्राप्त हुआ। भारत को 2021-22 में 84.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक FDI प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें सबसे अधिक FDI कहाँ से प्राप्त हुआ तो क्वेश्चन यही आता है, कितना प्राप्त हुआ, तो ये तो कभी नहीं आएगी। तो आपको मेंस में कहीं आप दिखा सकते हैं अगर कोई FDI से क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ भी व्यापार से क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन अगर पूछा जो जाता है प्रीलिम्स में वह यह पूछा जाता है कि सबसे अधिक FDI आया कहाँ से, तो सबसे अधिक FDI भारत को सिंगापुर से प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान अमेरिका का है। यही इसी 2021-22 के दौरान शीर्ष 2 निवेशकों के रूप में उभरे हैं। कौन? सिंगापुर का पहला स्थान, याद रखेंगे पहला स्थान ही पूछा गया है, अमेरिका का दूसरा स्थान। 2021-22 में उच्चतम FDI प्राप्त करने वाले राज्य, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी जा रहा है। तो 2021-22 में उच्चतम FDI प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। कर्नाटक पहला स्थान, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान, दिल्ली तीसरा, तमिलनाडु चौथा, हरियाणा पांचवा। तो पांचों याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे अधिक FDI कहाँ मिला, कहाँ किस राज्य को मिला है, तो कर्नाटक को सबसे अधिक FDI मिला हुआ है। यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आता है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक FDI प्राप्त हो रहा है। तो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी प्रवाह
प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इस क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ। सेवा क्षेत्र का दूसरा स्थान है, यहीं पीछे रोक देते हैं, पहला ही स्थान पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कंप्यूटर का जमाना है, इसी में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुई है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे। ग्रामीण सहकारी बैंकों का सम्मेलन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा आयोजित ग्रामीण सहकारी बैंक के 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं। राज्य सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 19 मई 1964 को। राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के संचालन को सुविधाजनक बनाने एवं अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के विकास के व्यापक उद्देश्य के साथ की गई थी। तो इसमें एक फैक्ट आ गया है, राष्ट्रीय संघ, राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1964 को। इतना याद रख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। क्या पता कभी फैक्ट बेस में आ जाए, या हो सकता कभी ऐसे ही पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में कि राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। तो 19 मई 1964 को। और गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है सहकारी बैंकों पे, सहकारी बैंकों में, तो वहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। तो राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ की स्थापना 19 मई 1964 को हुई। तो इतना सिर्फ याद रखेंगे, बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट किसने जारी किया है, यही पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट के अनुसार 15 से 24 आयु वर्ग के युवाओं में दुर्लभ बेरोजगारी दुनिया भर में 15.6% तक पहुंच गई। अरे भैया, बेरोजगारी तो चारों तरफ फैली हुई है, किधर नहीं है बेरोजगारी? गवर्नमेंट जॉब दे नहीं रही तो बेरोजगारी तो रहेगी। यही सभी का हाल है। तो बस इतना इसमें महत्वपूर्ण है कि यह जो रिपोर्ट है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट, इसको जारी कौन किया है? इसको जारी किया ILO ने। इतना याद रखेंगे। ILO का मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, उसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, लेकिन इसकी चर्चा मैं भी यहीं कर दूंगा। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, बहुत विशेष है। 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली संबंध विशिष्ट एजेंसी बनी। इसे 1919 में वर्साई की संधि, आपने सुना होगा, वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ के संबंध एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक मेंबर है। मुख्यालय देखिए आ चुका है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय में है। इसे 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। इस 2 पॉइंट को याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण। कभी स्टेटमेंट में आ सकता है कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है, तो क्या इसे नोबेल पुरस्कार इस ईयर मिला? तो किसी ईयर को देके मुख्यालय 2 स्टेटमेंट दे देगा। एक क्या देगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, दूसरा 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। अब आप इसको सुने ही नहीं रहेंगे तो कह देंगे एक सही है दूसरा गलत है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, सही होंगे। तो इसलिए याद रखना पड़ता है। ये सब बहुत बड़ी एजेंसियां हैं, इनको 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल शांति पुरस्कार मिला, मुख्यालय दोनों याद रखेंगे। आगे बात करेंगे उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत भारतीयों द्वारा प्रेषण वृद्धि। तो उदारीकृत प्रेषण योजना RBI के तत्वाधान में फरवरी 2004 में प्रारंभ की गई थी। उदारीकृत प्रेषण योजना RBI के तत्वाधान में फरवरी 2004 में प्रारंभ की गई थी। योजना के अनुसार नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेन देन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख तक स्वतंत्र रूप से वित्त प्रेषित करने की अनुमति होती है। किसी एक खाता से सिर्फ $2.5 लाख आप प्रेषित कर सकते हैं। $2.5 लाख आप इधर से उधर भेज सकते हैं। किसी एक, चाहे पूंजी खाता हो चाहे चालू खाता हो, उससे आप $2.5 लाख तक भेज सकते हैं। या एक फैक्ट है, पूछा गया हुआ है किसी एग्जाम में, तो इसकी लिमिट है $2.5 लाख एक ही खाते से आप वित्त प्रेषित कर सकते हैं। उसके एक लिमिट है ये $2.5 लाख की, तो याद रखेंगे। उदारीकृत प्रेषण योजना 2004 में प्रारंभ हुई, कोई ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो इसकी लिमिट है कि $2.5 लाख, इससे अधिक आप नहीं भी प्रेषित कर सकते हैं या प्रेषित कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। तो इस लाइन को याद रखेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक वर्ष में $2.5 लाख तक आप भेज सकते हैं।
उसके बाद बात करेंगे कुछ वन लाइनर समसामयिकी फैक्ट हैं उसके बारे में। 16 अगस्त 2022 को भारतीय स्टेट बैंक ने देश में स्टार्टअप की सुविधा और समर्थन के उद्देश्य से कोरमंगला बेंगलुरु में अपनी पहली बात हो गई, बहुत महत्वपूर्ण है, अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू करने की घोषणा की। कहाँ पे शुरू किया? कोरमंगला बेंगलुरु में। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आईएमपी आपको लिखा हुआ दिख रहा है। स्टार्टअप की सुविधा और समर्थन के उद्देश्य से कोरमंगला बेंगलुरु में अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा जो स्टार्टअप संबंधित है, कहाँ शुरू की? बेंगलुरु में। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। कुल लागत में राजस्थान की हिस्सेदारी राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे 8 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे का लाइसेंस रद्द कर दिया। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, ऐसे लाइसेंस 50 रद्द होते रहते हैं। 1 अगस्त 2022 को भारत में खत्म हुई अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने अपनी अग्रणी स्थिति को, अरे भैया जो भी नीलामी होगी जियो का ही पहला स्थान होगा अगर टेलीकॉम सेक्टर में है, तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसी के साथ अक्टूबर माह की क्रॉनिकल्स का जो आर्थिकी क्षेत्र था उससे सारे संबंधित बहुत जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपको बता दिए गए हैं। और पढ़िए वही जो एग्जाम में आ सकता है और आने के चांस होते हैं, पूरी किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं। अंत में इतना कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देखे हों, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।